यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां भी जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हाँ, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीड एकेडमी पे। क्या पढ़ लिए हम लोग इंडियन पॉलिटी संविधान शुरू किए थे। संविधान में हम लोग क्या पढ़े थे, संविधान में हम पढ़े थे पहला वीडियो क्या, संविधान सभा के बारे में। फिर इसके बाद हम क्या पढ़े थे, संविधान की विशेषता के बारे में। फिर हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम देखे कि संविधान का स्रोत यानी किस देश से क्या लिए हैं, ये भी हम पढ़ लिए हैं। और अंतिम भाग हम लोग क्या पढ़े थे कि संविधान का अनुसूची, और अनुसूची आप लोग का नागिन डांस हाथ पे कर रहा होगा, 12 अनुसूची कर रहा है ना, करेगा ही। अब आइए, अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना को, संविधान की। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रस्तावना आया कहां से। तो आइए एक छोटा सा कहानी आप लोग सुनिए, 1 मिनट का कहानी है, फिर आप ये समझ जाइएगा। बात आती है 1946 की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का क्या काम था, कैबिनेट मिशन का काम था क्या कि भारत आके संविधान सभा का निर्माण करना। और संविधान सभा का क्या काम था, संविधान का निर्माण करना। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आई थी तो उन्होंने संविधान सभा का निर्माण कर दिया था। इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 तारीख है, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक चल रही थी, आपको पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। हम संविधान सभा जो पढ़ाए हैं, जाके आप वो पहला वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल्स बनाया हुआ है पूरा संविधान सभा के बारे में। तो आइए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे जाके क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। तो क्लियर हो गया ये चीज आपका कि प्रस्तावना क्या था, पंडित नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था। अब आइए, अब एक क्वेश्चन में बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्तावना लिया कहां से गया है, प्रस्तावना कहां से लिए हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 देश है, एक आपका है अमेरिका और एक आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग के मन में आता है क्या मारे, हम देखिए प्रस्तावना का जो विचार था, विचार हम लोग लिए थे कहां से, अमेरिका से, यानी प्रस्तावना का विचार लिए थे अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा थी ये हम कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। पढ़े वैसा कि जैसे कि हमें कोई डाउट बचे ही नहीं। हाँ, पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। पढ़ना है, अगर हम जब प्रस्तावना पढ़ लिए और फिर भी हमको डाउट रहिए गया तो क्या फायदा पढ़ने से, मत पढ़ो भैया ऐसा ना। तो आइए, और आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसके जो शब्द है ना, प्रस्तावना के जो शब्द हैं, क्या प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंच निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, व्यक्ति की धर्म, न्याय, आपको हम ये सब समझाएंगे अभी। और इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं ना तो आपको समझिए बहुत कुछ आप जान जाते हैं। तो आइए, अब बात आती है 26 नवंबर 1949। ये जो तारीख है ना, ये तारीख आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये जो था संविधान सभा यानी अब के द्वारा संविधान अंगीकृत। देखिए ये शब्द जो है अंगीकृत, ये अपने आप में अच्छा मायने रखता है, या इसे हम जो है ना पारित भी कर सकते हैं। यानी संविधान कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है, तो ठीक है। जब पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ, ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या
26 नवंबर 1949 को हुआ क्या, अंगीकृत या पारित, और 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए संविधान में संशोधन हुई थी। क्या संशोधन? जी देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अभी हम इसे अच्छा से समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रस्तावना की तरफ, कि प्रस्तावना को आप लोग को याद ही होगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है ना। अब देखिए प्रस्तावना को हम 3 तरीके से बांट दिए हैं, यानी प्रस्तावना का जो शब्द था उसे हम 3 रूप में बांटे हैं, और इस तरह से इसका मीनिंग हम जानेंगे अभी। यानी आप कह सकते हैं क्या, पूरा प्रस्तावना का जो था क्या, कीवर्ड, क्या था, कीवर्ड, यही सब है आपका कीवर्ड। इसे अभी हम समझेंगे। आइए पहला इसके हम बांटे हैं क्या, संविधान के स्रोत। अब संविधान के स्रोत क्या था, यानी संविधान को जो है शक्ति कहां से मिलती है, तो संविधान को शक्ति जो है मिलती है भारत के लोग या क्या, भारत के जनता से मिलती है। तो संविधान का स्रोत क्या हुआ, भारत के लोग या भारत की जनता। तो आपको यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए संविधान में शक्ति कहां से मिलती है, संविधान को पावर कहां से मिलती है, तो हम भारत के लोग से। अब प्रस्तावना का स्वरूप देखिए, और ये जो अभी बताएंगे आपको हमने, ये 5 शब्द जो है ये अपने आप में कह सकते हैं क्या, मायने रखने वाली शब्द है। इसे आपको अच्छा से समझना है। देखिए इसका स्वरूप क्या है, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब समझिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत, हमारा देश जो भारत है, यह अपने आंतरिक और बाहर, यानी देश के अंदर का और देश के बाहर, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी ये किसी के दबाव में कोई भी अपना निर्णय नहीं लेगा, ये किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक हो या वो क्या हो, बाह्य हो। क्लियर है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं क्या, संप्रभु राज्य भी, इसे हम क्या कहते हैं, संप्रभु राज्य भी कह देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये शब्द क्लियर हो गया होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। अब आइए दूसरा, समाजवादी। समाजवादी से क्या समझते हैं आप? देखिए अगर हम बात करते हैं समाजवादी की, तो यूरोप की बात है। कार्ल मार्क्स यूरोप, वहां क्या होता था, वहां पे मतलब समाजवाद क्या था, अमीर और गरीब, मतलब वहां दो तरह में बांट दिए थे। क्या बांट दिए थे कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। मतलब गरीब वर्ग जो है अमीर वर्ग से मतलब क्या, उसे संघर्ष करना पड़ता था जीने के लिए, आजादी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। संघर्ष के माध्यम से वो क्या करते थे, कुछ भी हासिल कर पाते थे। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत नहीं चलता है, यानी गरीब को संघर्ष नहीं करना पड़ता है जीने के लिए। यहाँ क्या है, यहाँ गांधीवादी समाजवादी है या नेहरूवादी समाजवादी है। क्लियर ये चीज है आपका। अब देखिए यानी इसका विचार जो है नेहरू जी पे है ना, क्या सब में समानता होगी, सब में क्या होगी, समानता होगी। मतलब हमें अमीर और गरीब दोनों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपसी मेल मिलाप से, भाईचारा से रहेंगे। तो ये क्या था, समाजवादी था। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या हम लोग, पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष आपको पता था कि मतलब क्या, हम लोग का भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत में रहने वाले व्यक्ति का धर्म होगा, न कि भारत का धर्म होगा। क्लियर है। यानी भारत में जो लोग रहेंगे उनका धर्म हो सकता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी इसीलिए भारत क्या है, सर्वधर्म, यानी भारत हम लोग का जो है
भारत हम लोग का क्या है, सभी धर्म को मान्यता देने वाला देश है। ये कोई खास देश नहीं है, जैसे बहुत है ना, इस्लामिक कंट्री है, यहूदियों का देश है, लेकिन हम लोग का भारत क्या है, सर्वजन हिताय, मतलब क्या सबके लिए है। ये क्या है, पंचनिरपेक्ष। बस मोटा मोटी क्या समझिए आप, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत में रहने वाले लोगों का धर्म होगा। क्लियर है। अब आइए लोकतंत्रात्मक, ये समझिए, मतलब लोकतंत्रात्मक हम कह सकते हैं क्या, एक ऐसी व्यवस्था, शासन की एक ऐसी व्यवस्था जो क्या हो, जनता के शासन के लिए जानी जाती हो। क्या हो, जनता के शासन के लिए जानी जाती हो। यानी हम कह सकते हैं क्या, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। हम क्या कहेंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यही आपका क्या था, लोकतंत्रात्मक। यानी यहाँ कोई राजशाही नहीं चलेगी, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। क्लियर है ना। यही आपका क्या था, लोकतंत्रात्मक। कोई भी राजा बन सकता है जिसके पास बहुमत होगा। क्या होगा, जिसके पास बहुमत होगा, जो चुनाव जीतेगा। ठीक है ना। आगे आइए, गणराज्य और गणतंत्र, ये समझिए, देखिए, गणराज्य और गणतंत्र क्या होता है, वैसी शासन व्यवस्था जो वास्तविक शासक है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जो वास्तविक शासक है वही शासन करे, न कि वंशागत चले। वही बात, मतलब क्या, राजा है तो उनके बेटा भी राजा होंगे, उनके बेटा नहीं, यानी क्या वंशागत नहीं चलेंगे। यानी क्या, जनता के द्वारा चुना जाएगा, भले ही वो क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। क्लियर है। अच्छा आप बताइए, क्या हम लोग डायरेक्ट पीएम चुनते हैं? नहीं, ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन क्या है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में है, गणराज्य में है। क्लियर है ना। भले ही हम सांसद चुनते हैं और हमारे सांसद पीएम चुनते हैं, यही है, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हम लोग के द्वारा चुना जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इसका स्वरूप जो है प्रस्तावना का, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे और है प्रस्तावना का लाइन, तो उसे हम बात किए हैं किस में, उद्देश्य के रूप में बात किए हैं। अब उद्देश्य में क्या, न्याय। अब न्याय मिलनी चाहिए सबको। कैसा न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कैसा, राजनीतिक न्याय। यानी न्याय जो है तीनों रूप से न्याय मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आप हमें बताइएगा, क्या प्रस्तावना, या ऐसे बोलिए आप, प्रस्तावना किस न्याय की बात नहीं करती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है यह किस न्याय की बात नहीं करती है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहिएगा। देखिए, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, क्या धार्मिक न्याय है? नहीं, धार्मिक न्याय की बात नहीं करती है। सभी लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने धर्म के प्रति सभी लोग स्वतंत्र हैं। किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप ये धर्म कबूल करो, ये धर्म कबूल करो, फलाना ढकाना नहीं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये प्रस्तावना ही देती है आजादी। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्या आपका है, स्वतंत्रता। जी, स्वतंत्रता को आप पढ़े होइएगा, आर्टिकल 19 में पढ़े है ना, अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं घूमने की आजादी। नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, इसको हम कहानी के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। जब आपको हम पढ़ाएंगे ना महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें आपको हम बताएंगे। बहुत अच्छा कहानी है, पूरा कहानी में आपको याद हो जाएगा, पूरा 19। अब आइए, स्वतंत्रता क्या होता है, देखिए, व्यक्ति को, यानी क्या, भारत में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए जिससे वह खुद का विकास करे और खुद के विकास से देश का विकास करे। मतलब देखिए, अगर हम लोग भारत में रहते, समझिए, अगर हम लोग भारत में रहते हैं, अगर हम लोग अपना विकास करेंगे, अगर भारत के लोग का विकास हो रहा है तो क्या देश का विकास नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो मतलब क्या, ऐसी आजादी हम लोग को दे जिससे हम अपना भी विकास करें और हमारा देश का भी विकास हो। क्लियर है। ये आपका क्या था, स्वतंत्रता है। अब आइए समता। समता क्या है, समता मतलब क्या, सब समान हो, सबको हम क्या करेंगे, समान रूप से देखेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अगला आपका है व्यक्ति की गरिमा। देखिए, ये क्या है,
भारतीय नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जी, वो मतलब क्या, इज्जत के साथ जी सकता है, ये क्या है, उसको अधिकार दिया गया है। वही आपका क्या है, व्यक्ति की गरिमा। अब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये क्या होता है, देखिए आपको पता है भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। कैसा देश है, विविधता में एकता वाला देश। मतलब भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे भाषा है, इतने सारे जाति हैं, धर्म क्या जनजाति हैं, ये हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एकता है, अखंडता है। मतलब क्या, उन विविधता में भी क्या है, एकता और अखंडता है। आप ये कह सकते हैं। मतलब अभी आप यहाँ क्या देखे हैं, अभी आप यहाँ देखा है क्या कि मतलब प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना ही हमारे संविधान का आईना है। आईना क्या होता है, झलकाने के लिए किसी चीज को, क्या आईना एक सामने आप खड़े होते हैं, आपका क्या आता है, झलक जाता है पूरा चेहरा। तो वो जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का आईना है। यानी अभी आप क्या देख लिए, किस तरह का हमारा संविधान है। मतलब हर चीज को ध्यान में रखा गया है। अब कुछ और पॉइंट हैं, कुछ और क्या पॉइंट है संविधान के प्रस्तावना से संबंधित, उसे आपको देखना है। तो आइए देखिए। अब NA पालकी बाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिचय पत्र कहते हैं। अब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक स्वप्न का विचार कहा गया है, या संविधान की कुंजी कहा गया है, या संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कहे हैं, अय्यर जी कहे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसको कहे हैं, आर्टिकल 32 को कहे हैं। किसे कहे हैं, आर्टिकल 32 को कहे हैं संविधान की आत्मा। क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, बेरूबारी संघवाद 1960 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केरल बार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन के द्वारा मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा होता है क्या, अधिकार। क्या होता है, अधिकार या क्या, कर्तव्य। मतलब अधिकार और कर्तव्य को हम नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए था आपका क्या, ये था आपका प्रस्तावना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रस्तावना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बताइए प्रस्तावना में कि अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है और कब किया गया है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। अरे सब्सक्राइब तो बनता है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, थोड़ा सा एक आप लोग का सपोर्ट तो चाहिए। और हाँ, आप अपना कीमती सुझाव जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। आपके कमेंट से हमें क्या एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, इसलिए आप अपना कमेंट जरूर दें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।